चलो आगे बढ़ते हैं। हम स्टाफिंग के चैप्टर पे थे, हम स्टाफिंग कर रहे थे साथ साथ। इतना धीरे धीरे बीएसटी को हम पढ़ रहे हैं, इतना धीरे धीरे बीएसटी को पढ़ रहे हैं, फिर भी जब बीएसटी का टेस्ट लेने की बात आएगी आपको कि सर आपने टेस्ट टाइम नहीं दिया रिवीजन करने का। इतना धीरे धीरे बीएसटी को पढ़ते हुए आज बीएसटी नवंबर में आने के बाद भी हम सिर्फ 6 चैप्टर खत्म कर पाए, 5 चैप्टर, क्योंकि बीच में 1 महीना बंद रही। फिर आपने घर में बीएसटी नहीं पढ़ी। बहाने अभी लगा लो, आपसे अभी पूछूंगा ना तो आपके पास सबके पास बहाने होंगे 1 किलो के। पहले 5 चैप्टर का टेस्ट ले लूं बीएसटी का, कल ही ले लूं लास्ट फर्स्ट 5 चैप्टर्स। पहले 5 चैप्टर का केस स्टडी का टेस्ट ले लो, सबका टेस्ट ले लो। ओके, कितने बच्चे तैयार हो बीएसटी के पहले 5 चैप्टर ले? तू छुट्टी कर जाएगी कल टेस्ट से पहले। बोल। 12 बजे से पहले होगी तो मैं आ जाऊंगी पक्का। हाँ, 12 से पहले क्यों? सर फिर 12 बजे जाना है। देखा मैंने क्या कहा था अभी आप? अब इसके लिए टेस्ट 12 से पहले रखो तो ये आएगी। क्लास भी तो 12 बजे से 1 बजे तक रख लो बीएसटी। कल ले लो टेस्ट पहले 5 चैप्टर का बीएसटी का, कंप्लीट 5 चैप्टर्स, केस स्टडी, थ्योरी, सब कुछ पहले 5। नवंबर का महीना आ चुका है, मालूम है आपको। सीबीएसई बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि पेपर टाइम पे हो जाए। रोज आ रहा है न्यूज के अंदर, रोज एवरी डे सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, डेस्क बढ़ाए जा रहे हैं स्कूलों क्लासों के अंदर, ताकि किसी तरीके करके पेपर टाइम पे हो जाए। पूरी कोशिश है कि पेपर 3 तारीख से स्टार्ट हो जाए, 3 मार्च से। ये ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। कभी सोच के भी देख लो, नवंबर का महीना आ गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बाद टेस्ट है, 90 दिन के बाद ऑलमोस्ट फाइनल टेस्ट। और मैं पहले 5 चैप्टर की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक 6-7 चैप्टर पढ़ाई करने को, लेकिन जो कर लिया क्या वो आता है आपको? अकाउंट्स के अंदर हमने 9 चैप्टर खत्म कर दिए। क्या 8 का टेस्ट दे सकते हो एक साथ? ड्रामेबाजी कर रहे हो अपने साथ आप, ड्रामेबाजी। चलो आ जाओ इधर से, स्टाफिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। हम स्टाफिंग के अंदर थे, और स्टाफिंग में भी हम थे रिक्रूटमेंट के अंदर। और रिक्रूटमेंट के अंदर भी हमने कहा था देयर आर 2 मेथड्स, एक इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में हमने 2 बातें पढ़ी थी, ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। ट्रांसफर के अंदर हम सैलरी नहीं बढ़ाते, हमने इस बात को पढ़ा था। और प्रमोशन के अंदर सैलरी बढ़ जाती है और पोस्ट भी बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था। ये दोनों मेथड है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। उसके हम आगे चले गए, और आगे जैसे हम गए तो हमने पढ़ा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब बात एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की आई तो हमने बहुत सारे मेथड उसके अंदर पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा कैंपस प्लेसमेंट, मतलब खुद जाना और वहां से जाके लोगों को प्लेसमेंट दे देनी, अपॉइंट कर लेना, कैंपस के अंदर जाके इंटरव्यू क्रिएट कर देने। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट। सस्ता है, कंपनी के बहुत पैसे बचते हैं, टाइम सेविंग है, लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको फ्रेशर मिल सकते हैं, आपको फ्रेशर मिल सकते हैं, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं मिल सकता। ये बड़ी प्रॉब्लम है। वहां से तो फ्रेशर ही मिलेंगे जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉलेजेबल होंगे, लेकिन काम का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो नहीं मिल सकते आपको कैंपस से। फिर दूसरी बात आई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की प्रॉब्लम ये थी, वो भी ठीक अच्छा मेथड है कि आप जाओ और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लिखवा दो, जब कंपनी को जरूरत है कंपनी ने वहां पे भेज दिया मुझे कुछ आदमी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से एप्लीकेशन आ गई, बायोडाटा आ गए। लेकिन वहां एक बड़ी समस्या ये है कि वहां अपडेशन नहीं है। जो एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, हो सकता है उन लोगों की ऑलरेडी जॉब लग चुकी होगी, आप कॉल करोगे पता लगा वो तो ऑलरेडी जॉब पे चले गए। वहां अपडेशन की सीरियस समस्या है तो ये भी कम एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, इसमें ऐड देने का खर्चा नहीं होता। लेकिन फिर यहां वही प्रॉब्लम है, अप टू डेट नहीं मिलेगा रिकॉर्ड आपको। अगर आपको मान लो कंपनी के अंदर सीनियर अकाउंटेंट की जरूरत है, और आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बोला हमें सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, कम से कम 10 एप्लीकेशन भेज दो, हम 10 लोगों का इंटरव्यू करेंगे और उनमें से एक चूज करेंगे। वहां से 10 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, बायोडाटा आपके पास आ गया, क्योंकि वहां जमा कराना पड़ता है। वहां से बायोडाटा आपके पास आ गया, फाइन। लेकिन जब आपने 10 को कॉल की, पता लगा 9 की तो जॉब लग गई है, वो तो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, तो फिर एक ही आदमी बचा। तो एक आदमी बचा तो वो तो अपॉइंट नहीं कर सकते आप, आपको तो कुछ लोग चाहिए ना, तो मतलब वो भी फेल हो गया। फिर तीसरा कौन सा आया उसके बाद? एडवर्टाइजमेंट। हाँ, अब ये सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन सबसे इफेक्टिव भी है। एड दोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होगा तो एक पूल बन जाएगा, इट विल बी अ पूल ऑफ गुड कैंडिडेट, उसके अंदर से आप अच्छा आदमी चुन सकते हैं। ठीक है जी, इट विल बी अ पूल ऑफ गुड कैंडिडेट्स, उसमें से एक आदमी चुनना हो या 2 चुनने हो 10 चुनने हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट
डायरेक्ट के अंदर मैंने कहा ये बड़े लेवल की जॉब के लिए नहीं होती, ये छोटे लेवल की जॉब के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको फिटर चाहिए, हेल्पर चाहिए, या आपको क्या बोलते हैं पोर्टर्स चाहिए, लेबर चाहिए, उसके लिए आपने बाहर तख्ती टांग दी, वेल्डर चाहिए, है ना, ऐसे लोगों के लिए आपने बाहर लिख के गेट पे टांग दिया, और आता जाता जो भी उसको पड़ेगा, जो घूम रहा होगा बेचारा जॉब के लिए, वो अंदर आगे इंटरव्यू देगा, अगर उसको अगर कैपेबल हुआ तो जॉब मिल जाएगी। चलो उसके बाद बस यहाँ पे हम थे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड बहुत पुराना मेथड है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड बहुत पुराना मेथड, लेकिन आजकल ये जॉब्स में भी आ गया। पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड घरों में, घर बनाने में चीजों यूज होता था, आजकल जॉब्स में आ गया। आजकल कंपनियां क्या करती हैं, मान लो कंपनी में सफाई की जरूरत है ना, सफाई तो करनी पड़ेगी ना, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, हाइजीनिक एंड क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। तो कंपनी पहले क्या करती थी, पहले 2 आदमी अपॉइंट करती थी, उनको झाड़ू ला के दो, उनको पोछा ला के दो, उनको क्लीनर ला के दो, उनको कभी ये ला के दो, उनको ड्रेस ला के दो, उनको गमबूट्स ला के दो, उनको कैप ला के, बहुत कुछ चाहिए। कंपनी है ना, तो कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ रखना पड़ेगा। तो आजकल क्या किया कंपनियों ने, पूरा क्लीनिंग का ठेका किसी को दे दिया है। क्लीनिंग का ठेका क्या किया, अभी स्कूलों में ऐसा ही है, स्कूलों में भी है। अच्छा, क्लीनिंग के अंदर भी है, सिक्योरिटी के अंदर भी है। आप देखो गेट पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं वो स्कूल के एम्प्लॉय नहीं है, वो स्कूल के एम्प्लॉय नहीं है, वो ठेकेदार के अंडर काम करते हैं। दे आर वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्टर्स, आउटसोर्स किया हुआ है ना। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं। आपने सीधा कॉन्ट्रैक्टर से बात की, भैया हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब वो कितने आदमी भेजेगा, कैसे भेजेगा, कहाँ खड़े करेगा, उनको गन कौन प्रोवाइड करेगा, उनको गमबूट्स कौन देगा, उनको सेफ्टी मेजर्स कौन देगा, उनको सैलरी कौन देगा, उनको डंडे कौन प्रोवाइड करेगा, वो बैठेंगे कहाँ, वो कहाँ पे खड़े होंगे, बारिश में क्या होगा, सब उन्हीं की सिद्धि है। आपकी सिद्धि खत्म। आजकल कंपनी ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, और ठेकेदार जो है फिर वो लहू चूस लेते हैं किसका, एम्प्लॉय का, वो ठेकेदार के अंडर काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों पे वैसा काम, इवन यहां तक कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, इवन यहां तक कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर भी अब ऐसा होने लग गया। कंपनी अपने अकाउंटेंट रखती नहीं, सीधा ठेका। आप एक अकाउंटिंग फर्म हो, आपने सीए कर रखी है, आप अकाउंटिंग फर्म हो, आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या आपको मेरी कंपनी का अकाउंट मेंटेन करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना वो आप जाने, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें बता दो, हम वो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फाइल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। कैसे एंट्री पास होंगी, कौन टैली में एंट्री करेगा, कौन सारी रिकॉर्डिंग देखेगा, कौन सारे के सारे अकाउंट्स रेडी करेगा, कौन टैक्स भरेगा, कौन रिटर्न्स भरेगा, सब आपकी जिम्मेदारी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया गया। अकाउंटिंग भी वैसे होने लग गई छोटी कंपनियों में, छोटे लेवल की कंपनियों में अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटेंट रखना महंगा पड़ जाता है, और ये वाले जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, ये बहुत सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी कंपनियां होती है। देखो हमारी गली में यहाँ पे है ना, उसके पास कम से कम 100 कंपनियां हैं। ही इज राइटिंग अकाउंट्स फॉर 100 कंपनीज, 100 कंपनियों के अकाउंट लिख रहा है वो। उसके नीचे भी कम से कम 10-20 अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, उनको भी सैलरी देता है। तो फर्म बन गई पूरी अकाउंटिंग फर्म। तो ये भी काम अब कॉन्ट्रैक्ट पे होने लगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, चलो लिखो फटाफट जल्दी से इसके बारे में। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स maintain close contact with laborers. They are able to make a link between laborers and managers. Laborers and managers. They are able to make a link between the laborers and the managers. They remain in contact with both. They remain in contact with both. They can provide the required number of unskilled labor
in a very short notice, on a very short notice. अच्छा, ये सस्ता तरीका है, इसके अंदर कंपनी का खर्चा बहुत घट जाता है, लेकिन एक एडवांटेज है इसकी ये वाली, तो एक वो भी है डिसएडवांटेज। वो क्या है मालूम है? कॉन्ट्रैक्टर ने जैसे ही कंपनी के साथ नाता तोड़ा, सारे लेबर्स के साथ चले गए। मान लो आपकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी के लिए आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, और उसके अंडर जो लोग काम करते थे दे वर वर्किंग वेरी गुड। आपका गेट प्रॉपरली मेंटेन था, कोई फालतू आदमी स्कूल में घुस नहीं रहा था, कोई फालतू स्कूल से बाहर नहीं जा रहा था, वेरी गुड वर्क वॉज गोइंग ऑन। लेकिन जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था उससे आपका रिलेशन टूट गया, और उससे रिलेशन टूटा तो क्या हुआ? वो सारे अच्छे लोग भी क्या हो गया? साथ चले गए। देखो, स्किल्ड लोगों के लिए ज्यादा ये काम नहीं किया जाता, स्किल्ड का डायरेक्टली इंटरव्यू लिया जाता है। जो स्किल्ड काम मतलब जिसमें स्किल्ड चीज चाहिए, अनस्किल्ड मतलब ये सिक्योरिटी हो गया, क्लीनिंग हो गया, इन कामों के लिए जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा यूज किए जाते हैं अनस्किल्ड काम के लिए। सफाई का काम करवाना है कंपनी में तो स्किल्ड लोग नहीं चाहिए ना, झाड़ू पोछा मारने वाले चाहिए, जो नहीं पढ़े लिखे है ना, वो वाले चाहिए। सिक्योरिटी का काम देना तो स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, बस लिखना पढ़ना आता हो कि रिकॉर्ड कर सके कौन आया कौन गया, यही काम करते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं अनस्किल्ड। जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, है ना, उनके लिए तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर का यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन नहीं करते। वैसे करने को तो डॉक्टर का भी यूज किया जाता है एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर। कंपनी अपने डॉक्टर अपॉइंट नहीं करती है, किसी एक डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, हमारा कोई आदमी बीमार होगा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसको दवाई दे देना, हम महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, या इंश्योरेंस पेमेंट कर देगी, ऐसा किया जाता है, ठीक है जी। लेकिन मैक्सिमम अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ही यूज किया जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी। इसलिए वर्ड में लिखवाया अनस्किल्ड लेबर। तो मैंने क्या कहा आपको, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? आपने काम दिया किसी को, अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका रिलेशन टूट गया, कंपनी का रिलेशन टूट गया, तो सारे लोग जो अच्छे वाले क्या है उसके साथ चले जाएंगे। तो लिख लो इसको 2 लाइन में, इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ, या डिसएडवांटेज में लिख लो, इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, then all the workers employed by him will also leave. All the workers employed by him will also leave. ठीक है जी। अगला कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा लिखवाया था मैंने आपको? कैजुअल लेबर्स, है ना। इसके अगला कौन सा पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉय। ये लिख लो पहले, कोई बात नहीं, रिकमेंडेशन लिख लो। मैनी टाइम्स फर्म encourage to recommend, encourage their employee to recommend. Many times firms encourage their employees to recommend the name of their relatives, and friends for employment. The names of their Relatives and friends for employment. ऐसा कंपनी क्यों करती है? कंपनी अपने जो वहां काम करने वाले लोग हैं, उनको बोलती है, मालूम क्या, तेरा कोई दोस्त है क्या? जैसे कंपनी को मालूम, मैंने कहा था ना, अच्छा अकाउंटेंट चाहिए। अभी अकाउंट की जॉब भरोसे की जॉब है, ट्रस्ट की जॉब है। एक अकाउंटेंट चाहे तो सारी इन्फॉर्मेशन किस कंपनी की लीक करके उसके कंप्यूटर को दे सकता है, जिसका कंपटीटर है, और उसका कंपटीटर पॉलिसी में चेंजेस करके compete कर सकता है। अकाउंट्स की जॉब जो होती है वो ट्रस्ट की जॉब होती है। कंपनी जल्दी से अपने अकाउंटेंट नहीं बदलती, कोई भी कंपनी। अकाउंट सेक्शन की जॉब जो है वो एक तरह से सरकारी जॉब मानी जाती है। बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो या आपको काम बिल्कुल नहीं आता,
या पढ़ाई के टाइम पे मस्ती करते थे और पढ़े नहीं और कुछ सीखा नहीं, उस टाइम पे आप अकाउंटेंट लग जाओ तो फिर कंपनी आपको निकाल दे। अकाउंट्स में जल्दी नहीं निकाला जाता, क्योंकि जो आदमी अकाउंट्स में एक बार घुस गया, पहले तो अकाउंट्स में मेन जॉब दी नहीं जाती जहां पे सारा कुछ होता है, फिर जब मेन जॉब आपको दे दी जाए तो फिर जल्दी आपको निकाला नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की सारी प्लस माइनस आपके पास होती है, आप उसका मिसयूज कर सकते हो। वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों में कर भी सकते हैं, है ना। एम्प्लॉय आजकल के ऐसे ही वो भी कर सकते हैं, इसलिए कंपनी जल्दी नहीं निकालती। तो ऐसे वाले जॉब के अंदर, ऐसी वाली जॉब के अंदर ज्यादातर वो जॉब जहां ट्रस्ट की जरूरत हो, ज्यादातर वो जॉब जहां कंपनी को बैकग्राउंड पता करने की जरूरत हो, कंपनी रिकमेंड करती है अपने एम्प्लॉय से, बोलती है तेरा कोई दोस्त है क्या, उसको ले आ। अभी कोई आदमी ऑलरेडी कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है, उसको नहीं बोलेगी जो कल आया है, जो ऑलरेडी पुराना है, 10 साल से काम कर रहा है। मान लो मैं 10 साल से कंपनी में हूं, कंपनी मुझ पर ट्रस्ट करती है, तो मुझे कहेगी अपना कोई दोस्त है तो ले आ, उसको बैठा ले अकाउंट्स में, तुझे अकाउंटेंट चाहिए, वैकेंसी है, कंफर्म हो गया देयर इज अ वैकेंसी, तो मुझे बोल दिया गया। उससे होगा क्या? उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आदमी आ रहा है उसका बैकग्राउंड कौन हो गया, रेफरेंस कौन हो गई इसकी, यानी वो भी गलत नहीं कर सकता। मैंने 10 साल से गलत नहीं किया है तो वो भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको मैंने रिकमेंड किया। तो कंपनियां, इससे क्या होता है, जहां ट्रस्टवर्दी काम हो वहां ऐसे काम कर लेती है। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट जल्दी से। मेनी टाइम्स फर्म्स एनकरेज देयर एम्प्लॉइज टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। आगे क्यों ऐसा करती है? बिकॉज ऑफ, लिखो, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, because of trust and well known background. Well known background of the employee. ठीक है जी, इंटरव्यू लिया जाएगा, टेस्ट भी लिए जाएंगे, सब कुछ होगा। ये नहीं कि आपकी जान बचाने तो आगे सीट पे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा वो प्रोसेस किया जाएगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस भी किया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन में सारे टेस्ट भी लिए जाएंगे, इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद सब कुछ होगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या मिल जाएगा, उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी नॉन है, उसको कोई ना कोई जानता है, किसको जानता है, जो 10 साल से कंपनी में काम कर रहा है। तो ट्रस्ट वाली बात आ जाएगी। ठीक है जी, बस इतना ही। आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? अगला पॉइंट वेब, तो आप जानते हो Naukri.com है ना, और भी बहुत सारी कॉम घूम रही हैं। तो लिखो जल्दी से, इंटरनेट, लिखो वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट, वेब यानी वेबसाइट्स, वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट इज बिकमिंग अ कॉमन सोर्स, Internet is becoming a common source of recruitment these days. Recruitment these days. Common source of recruitment these days. आगे लिखो, there are certain websites like Naukri.com, सुना Naukri.com के बारे में आपने? एक वेबसाइट है। ETC are specially designed for this purpose. Are specially designed for this purpose. ठीक है जी, बस बहुत है इतना इसके लिए। एक और लिख लो इसमें, कैजुअल कॉलर्स। एक पॉइंट और लिख लो, नया ऐड कर लो, कैजुअल कॉलर्स, या कैजुअल कॉलर्स, CALLERS, कैजुअल कॉलर्स। ये भी एक टाइप है रिक्रूटमेंट का, कैजुअल कॉलर्स। पेपर में आता है एक नंबर में, इसीलिए। अब मालूम है ये कौन से होते हैं कैजुअल कॉलर्स? ये वो भी नहीं है कि बाहर तख्ती लगा दी, या यो रिकमेंडेशन भी नहीं। ये क्या होता है कि मान लो अचानक कंपनी में काम आ गया, बड़ा काम मिल गया, एक अचानक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और फॉर द टाइम बिंग अभी लोगों की परमानेंट नहीं चाहिए, लोग परमानेंट लोग नहीं चाहिए, बाहर जाके बोल दो, परमानेंट लोग नहीं चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला,
उसके लिए लोगों की जरूरत है। तो कैजुअली थोड़े से लोगों को क्या किया, उस टाइम के लिए बुला लिया, दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। ठीक है जी, लिख लो इसके अंदर भी आप 2 लाइनें। इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन विच a list of job seekers is prepared and kept aside. The company make use of such applications. The company make use of such application as and when the vacancy arises. As and when the vacancy arises. मालूम है कभी कभी क्या होगा, आप जब बड़े हो जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे और आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, खासकर लड़कों की बात कर रहा हूं जिन्होंने नॉर्मल बीकॉम की होगी और एमकॉम की होगी, आज से 5 साल बाद, शायद 5 साल बाद, अगर रेगुलर पढ़ते रहे तो आज से 5 साल बाद की हम बात करें, ज्यादा दूर नहीं है, अभी वो 50 साल या 20 साल वाली बात खत्म हो गई, 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जब डिग्री आपके हाथ में होगी, बीकॉम की भी हाथ में होगी शायद 60%, और फिर एमकॉम भी होगी शायद 60%, मान लो ऐसा हो, और आप जॉब लेके ढूंढने के लिए निकलोगे मार्केट में, और घर वालों का बहुत प्रेशर होगा, फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, भैया तेरे को जॉब ही नहीं मिल रही, कोई जल्दी ढूंढ, है ना। मम्मी पापा का बहुत प्रेशर होगा उस टाइम पे कि आपको जॉब करनी है, क्योंकि आपकी उम्र भी हो रही होगी और आपको जॉब ढूंढनी बहुत जरूरी होगी। एक दूसरा सीरियस प्रेशर, वो मूवमेंट देखना आप, आज से 5 साल बाद बताता हूँ। आप घर में आओगे तो ताने, खाना खाने लगोगे तो ताने, जॉब नहीं मिली, कोई अप्लाई किया था कहीं नहीं हुआ तेरा, बीकॉम से पहले बीकॉम के बाद शुरू हो जाएंगे, अप्लाई कर गवर्नमेंट जॉब के लिए, सीडीएस के लिए अप्लाई कर, आर्मी ऑफिसर के लिए, बैंकों में अप्लाई कर, रेलवे में अप्लाई कर, सब जगह अप्लाई कर। घर वाले खुद ही करवाते हैं, अगर घर वाले थोड़े से पढ़े लिखे होंगे तो करवाएंगे। उसके बाद नहीं मिली, चलो आपने बोला मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है पढ़ ले, ठीक है कोई बात नहीं, आगे पढ़ने के नाम पे 2 साल और सही, तुम आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एमकॉम करनी स्टार्ट कर, 2 साल ही है ना एमकॉम खत्म होने के बाद फिर वही कहानी, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जॉब ढूंढ, 1 साल तक घर वाले बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो फिर ताने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ताने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको जॉब नहीं मिली तो। पहले कहता था ना पढ़ ले तेरे को, उस टाइम तो मस्ती करता था, यहां से ताने स्टार्ट होंगे, और फिर कई बार ताने इतने हद से गुजर जाएंगे कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन चलो नहीं भी गुजरे, मान लिया आपको जॉब मिल भी गई, मालूम है क्या करना पड़ेगा आपको, हर कंपनी में जहां भी कंपनी आपको दिखेगी, आप एप्लीकेशन लिखोगे, पीछे बायोडाटा लगाओगे, एनवेलप में डालोगे और वहां फेंक के आ जाओगे। उनके बाहर लिखा होता है, एक वो होता है लेटर बॉक्स हर कंपनी के बाहर, या अंदर जाके कंपनी में जो उनकी रिसेप्शन है वहां पे बायोडाटा देके आ जाओगे, सीवी देके आ जाओगे। कंपनियां जो होती है ना, उन सीवी को कभी फेंकती नहीं, जो अच्छे सीवी होते हैं वो 60-70 तो रखती नहीं। अगर मान लो आपके 90-95% मार्क्स हैं, इस स्टेज पे आप आते आ रहे हो बीकॉम एमकॉम के अंदर, तो कंपनी आपका सीवी कभी नहीं फेंकेगी। आप 90 वाले बच्चे हो ना, तो आपके सीवी को फेंका नहीं जाएगा, डस्टबिन में नहीं जाएगा सीवी, चाहे जॉब नहीं है कंपनी के पास, लेकिन आपका सीवी रख लिया जाएगा, क्योंकि सीवी पे पूरी डिटेल होती है, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रेफरेंस, सब कुछ होता है ना, आपकी क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, सब कुछ होता है। तो कंपनी जो है वो स्क्रीनिंग का काम है ना, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, वो साथ के साथ करती रहती है। आपके सीवी को एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वेटिंग की लिस्ट में, फेंका नहीं जाएगा। अच्छा सीवी नहीं फेंकती कंपनी। अगर आज आपके पास जॉब नहीं है और आप 90% मार्क्स से पूरी बीकॉम एमकॉम पास करके बैठे हो, मतलब आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप पढ़ने वाले थे, आपको जॉब नहीं मिल रही, मिल जाएगी, कंपनी आपका सीवी नहीं फेंकेगी। ऐसे ही आप एक साथ 100 कंपनियों में, 150 कंपनी में, 200 कंपनियों में अप्लाई कर दोगे, ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। 100, 150, 200 कंपनी में अप्लाई करोगे, यहाँ पे फिर उसके बाद रेलवे के पेपर निकलेंगे, वो भर दोगे, बैंकिंग जॉब में अप्लाई कर दोगे, यहाँ सरकारी जहां जहां जॉब होंगी वहां वहां अप्लाई कर दोगे आप। फिर आप वेट करोगे कॉल आने की। अब जबरदस्ती थोड़ी जॉब पर लग जाओगे, कॉल आएगी तो जाओगे ना, आपको कॉल आएगी तो इंटरव्यू होगा या टेस्ट होंगे, फिर आप वेट करोगे कॉल के आने की। बहुत अच्छी किस्मत होगी अगर आपको 3 महीने में कॉल आ गई,
अगर मान लो 3 से 4 महीने में कॉल नहीं आई तो वो साल बर्बाद। क्योंकि कंपनियां अक्सर जो है एम्प्लॉयज पता कब रखती हैं, साल के शुरू में, वो फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है। अगर कॉल नहीं आई ना 3 से 4 महीने, समझ लेना बेरोजगारी पूरे साल, फिर बहुत मुश्किल जॉब मिलती है, मतलब 80% चांस है नहीं मिलेगी। फिर अगले साल ये प्रोसीजर आपको दोहराना पड़ेगा, फिर आप बायोडाटास बनाओगे और नई कंपनी जगह अप्लाई करोगे। अगर जॉब नहीं आई तो फिर यही काम चलता रहेगा। इसलिए बेरोजगार है हिंदुस्तान में लोग, ऐसा ही हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, यही होता है क्योंकि 60% मार्क्स होते हैं बोर्ड पे या 70%, और 60-70 वाले बायोडाटा को कंपनी कभी कॉल करती नहीं, क्योंकि 90 वाले बहुत होते हैं। तो 60-70 वाले बायोडाटा तो ऐसे आते हैं, ऐसे खुलते हैं और आप पूरे पढ़े भी नहीं जाते, बस पढ़ा जाता है परसेंटेज, पीछे देखते हैं ओ नाम होता, कुछ नहीं चाहिए, पढ़ते भी नहीं, पूरा खोलते भी नहीं उसको। और उसके फोल्ड जो होते हैं बायोडाटा में फोल्ड किए हुए, ऐसे 3 फोल्ड होते हैं ना, उनको पूरा खोलते भी नहीं है, वो ऐसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर। हाँ, अगर आपकी परसेंटेज दिख रही है, ओ 12 95, ओ तेरी बीकॉम 90, अरे एमकॉम 85, रख दो यार, कभी काम आएगा, उसे वहां रख दो, उसमें वेटिंग में। फिर आपके बायोडाटा पूरा खोला जाता है, पूरा बायोडाटा खोल के उसको सही तरह से अरेंज किया जाता है, एक फाइल होती है, उस फाइल में लगा दिया जाता है, उसमें लिखा होता है वेटिंग। और वो भी कैसे, हिसाब से, ये अकाउंट्स का सेक्शन का आदमी है, तो अगर अकाउंट्स में कभी जॉब आई तो वी आर गोइंग टू कॉल यू, इस तरीके काम होता है। लेकिन जो अप टू मार्क नहीं होते उन्हें तो सीधा डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इसीलिए बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। हम कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती क्योंकि 70% मार्क्स लेके बहुत दुनिया है। हिंदुस्तान के अनएम्प्लॉयमेंट का 80% ऐसा बच्चा है जो अपने काम को करने में सक्षम ही नहीं है, जिसे अपने काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो क्या पढ़ा है उसके बारे में उसने सीखा ही नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। मालूम है आपको कितना बड़ा चेंज आ रहा है? मालूम है 2023 से क्या हो जाएगा मालूम? ये सब स्टडी हट जाएगी, ये सारी किताबों की स्टडी बंद हो जाएगी, सिर्फ 40% किताबें रह जाएंगी, 60% प्रैक्टिकल स्टडी करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल 8th क्लास के बाद आपको बोला जाएगा अपना सब्जेक्ट चुन लो। 8th क्लास के बाद आपको मालूम भी है, ये बिल पास हो चुका है, हिंदुस्तान में रह रहे हो, मालूम है आपको 2023 के बाद बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में, जो ऑलरेडी बिल पास हो गया, लॉ बन चुका है, ये कानून बन गया है। अब ये कानून बन चुका है, 2023 तक धीरे धीरे ये किताबों का चक्कर हटने वाला है। ये थ्योरेटिकल से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हट जाएगी। 8th क्लास के बाद बच्चों को बोला जाएगा सब्जेक्ट चुन लो, आप किस तरफ जाना चाहते हो। फिर 5 साल स्टडी करवाई जाएगी उसको, 5 साल स्टडी करवाई जाएगी और फिर 4 साल की डिग्री करवाई जाएगी ताकि वो उस काम में परफेक्ट हो जाए जिस काम को उसने चुना है। नहीं तो हम लोग जो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हम इतना पढ़ते हैं और आप इतना पढ़े पेपर लगाओ बाहर के लिए, फॉरेन के लिए, वो आपके पेपर को मानते ही कुछ नहीं, वो बोलते कितने साल की स्टडी की है। हमने 10th के बाद 2 साल कॉमर्स पढ़ी, फिर 3 साल हमने डिग्री की, इसको मानते नहीं हो। जब तक 9 साल की स्टडी ना हो उसको वैलिड नहीं मानते हो। तो इसलिए बाहर जाने के अंदर भी हम एजुकेशन उसमें जाते हैं वीजा में बाहर, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो बहुत कम प्रोफेशनल लोग ही बाहर जा पाते हैं, बाकी ये बीकॉम बुकॉम वाले नहीं जा पाते या बीए वाले, इसलिए उनको बाहर जगह नहीं मिलती, पॉइंट से नहीं बनते। इसलिए बहुत बड़ा चेंज किया जा रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है जी, तो चलो, तो जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है और लिस्ट बना के रख दी जाती है। जब कभी भी कंपनी को जरूरत पड़े, चाहे टेम्पररी बेस पे चाहे परमानेंट बेस पे, उस लिस्ट के अंदर से लोगों को कॉल कर दिया जाता है और कॉल करके बुला लिया जाता है, भैया हाँ तुम्हारे को जॉब मिल गई, क्योंकि नहीं अभी तक नहीं मिली, आ जाओ इंटरव्यू के लिए। अगर मिल गई तो फिर बायोडाटा आपको फाड़ दिया जाएगा, फिर खत्म। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ। हो गया, लिख लिया हमने कैजुअल कॉलर्स, खत्म हो गया हमारा कौन सा रिक्रूटमेंट। 2 मेथड थे, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, दोनों खत्म हो गए। इसके आगे अब इसके बीच में क्या है हमारे पास, इसके बीच में हमारे पास है डिफरेंस। डिफरेंस लिख लोगे अपने आप से, लिख लोगे डिफरेंस। डिफरेंस है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, लिख लोगे अपने आप से कि मैं लिखवा दूं 4-4, तो लिख लो एक लाइन, जल्दी लिखो। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जल्दी से। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बोलो सबसे बड़ी मेरिट क्या होगी इंटरनल सोर्स की? पहले से वो पैसे नहीं लगेंगे। यस, इट इज लेस एक्सपेंसिव या इट इज इकोनॉमिकल सोर्स, कुछ भी लिख सकते हो।
इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहले मेरिट, सबसे पहली मेरिट क्या है? कोई पैसा खर्च नहीं होगा, जीरो मनी, कोई पैसा खर्च नहीं। ठीक है जी, पैसे का खर्चा जीरो। अच्छा, दूसरी क्या होगा? दूसरी मेरिट क्या होगी बताओ? इंटरनल सोर्स की दूसरी मेरिट क्या होगी? मालूम है इंटरनल सोर्स कौन से होते हैं? कौन कौन से? और दूसरा? उन दोनों को ध्यान में रख के सोचो, मेरिट क्या होगी? मतलब पहले से होता है? मोटिवेशन। यस, इट मोटिवेट द एम्प्लॉय। वेरी गुड। अरे प्रमोशन दोगे किसी को तो मोटिवेट नहीं होगा। पहले थे जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंट की पोस्ट खाली हो गई, आपको उठा के क्या बना दिया? सीनियर अकाउंटेंट। सैलरी बढ़ा दी 10 से कितनी? 30,000। तो मोटिवेट नहीं हो गया? नेक्स्ट डे जाके वो लिपस्टिक बिंदिया सब खरीद लोगे आप, मोटिवेट हो जाओगे, सैलरी बढ़ जाएगी ना। ठीक है नहीं? मोटिवेशन लिखो, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। अच्छा बोलो, तीसरा क्या होगा? तीसरा बोलो, और क्या बेनिफिट होगा? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दोनों तरफ सोच के देखो, तीसरा क्या होगा? और क्या हो सकता है? एम्प्लॉय को फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा। वो तो मिल गई बेटे, मोटिवेशन हो गई आपको, अपनी सैलरी बढ़ा दी, पैसे बढ़ा दी, और क्या? आपने अपना ही सोचो, कंपनी का भी सोच के देखो। है? जो आता होगा सब कुछ, प्रेशर नहीं होगा। हाँ तो क्या नहीं होगा? ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। मान के देखो ना, आप एक आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, उसको वहां उठा दिया, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। या लिख सकते हो लेस ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड, ऐसा भी लिख सकते हो आप, बहुत कम ट्रेनिंग चाहिए होगी। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और क्या बेनिफिट होगा? एक और बेनिफिट सोच के देखो। मतलब अगर इंटरनल सोर्स ना होता तो फिर क्या होता? बेनिफिट सोच के देखो। यहां 4 है, यहां 5 है, यहां से एक निकालो, वहां पे एक भर्ती करो, ये काम से बेटर क्या हो सकता? क्या हो जाएगा? प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा, प्रोसेस तो शॉर्ट हो गई, और टाइम कम लगेगा। अच्छा ठीक है, और इट विल अवॉइड टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। नहीं तो आदमी निकालना पड़ेगा। अभी क्या करोगे? इट विल अवॉइड टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड इट विल एडजस्ट द एक्सेस एम्प्लॉय। इट विल अवॉइड termination of the employee. It will avoid the termination of the employee and it will adjust the excess employees. ये सारी इसकी मेरिट्स हो गई। डीमेरिट्स क्या है? इट विल एडजस्ट, एडजस्टमेंट हो जाती है ना, वहां 4 थे वहां 5 थे, वहां से एक उठा लाए यहां ले आए, एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है जी, नहीं तो फिर टर्मिनेट करना पड़ता। मान लो यहाँ 5 लोग काम करते हैं, यहाँ अम्बाला में, वहां जगाधरी में 4 लोग काम करते हैं, वहां आदमी की जरूरत है, यहाँ पे एक फालतू है। अगर ये ना होता ट्रांसफर तो क्या करते आप? इधर से एक को निकालते, टर्मिनेशन, एक की नौकरी चलेगी बेचारे की, और उधर क्या करते? उधर वो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता ना, तो वो भी बच गया और ये भी बच गया। क्या किया आपने? एडजस्टमेंट कर दी। ये लिखा मैंने लास्ट में। ठीक है, हो गया सारा का सारा। अब लिखो डीमेरिट्स। पहली डीमेरिट बताओ क्या होगी? अगर किसी कंपनी में इंटरनल सोर्स यूज किया जाता है तो फिर उसकी डीमेरिट क्या होगी? अभी तो सारी मेरिट्स दिख रही है ना? एक्सपेंसिव नहीं है, टर्मिनेशन बच गया, प्रोसेस छोटा हो गया, टाइम बच गया, है ना? सारी बातें आपने पढ़ ली हैं। लेकिन फिर डीमेरिट्स क्या होंगी? ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, ये सारी मेरिट्स आपने पढ़ी। हाँ, मतलब किसी कोई न्यू नहीं आ सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रही है। नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, पहले जो बंदा था वही शिफ्ट होके आया या फिर वही प्रमोट हुआ है। हाँ, नया कोई पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब नए आइडियाज नहीं आएंगे ना, है ना? कंपनी में न्यू आइडियाज नहीं आएंगे, मालूम है आपको? पर्सन नहीं आएगा। देखा जाए तो कंपनी को इधर जरूरत होती है नए नए लोगों की, नया खून आएगा, नए जोश के साथ आएगा, तो नए आइडियाज भी तो लेके आएगा। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे आइडियाज सीख के आते हैं, बेशक वो काम ना करें, लेकिन नए आइडियाज तो आएंगे ना, है ना? तो अगर आप ऐसे करोगे इंटरनल रिक्रूटमेंट, तो नए आइडियाज दिमाग में नहीं आएंगे। तो लिखो सबसे पहला, इट्स अ इनकम्प्लीट प्रोसेस। इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोसेस या इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पूरा प्रोसेस नहीं हुआ ना,
कहाँ हुआ पूरा प्रोसेस? वो एड दी, फिर लोग आए, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर सारे टेस्ट हुए, वो कहानी कहाँ दोहराई गई, है ना? इट्स एन इनकम्प्लीट प्रोसेस। आगे लिखो। अच्छा, एक और पता है क्या होता है? जिस कंपनी में इंटरनल सोर्स यूज किया जाता है ना, वहां के जो एम्प्लॉय होते हैं वो लेजी हो जाते हैं। उन्हें मालूम है निकालेंगे तो है नहीं यार। अगर आप काम से ढंग से नहीं करोगे तो आपको निकालेगा। घर से निकालते मम्मी आपको? कभी नहीं निकालते, है ना? मम्मी घर से निकालते हैं? नहीं निकालते। तो एम्प्लॉयमेंट में ये काम हो जाता है। अगर हायरिंग एंड फायरिंग का चक्कर ना हो, ये डर एम्प्लॉयमेंट ना हो, मान लो किसी कंपनी में काम करते हैं, इसके 4-5 ऑफिस हैं, 4-5 ब्रांच हैं, आपको मालूम है यार अगर यहाँ थोड़ा काम करने में ढंग से नहीं किया तो वहां भेज देंगे, वो वाले वहां भेज देंगे, जॉब से नहीं निकाल रहे। आ जाओ, इस कंपनी में जॉब से नहीं निकालते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप लिथार्जी हो जाते हैं। द एम्प्लॉय बिकम लिथार्जी, बिकम लेजी, वो विजिलेंसी खत्म हो जाती है। ये इसका दूसरा डीमेरिट है। लिखो, द एम्प्लॉय में बिकम, लिखो, द एम्प्लॉय में बिकम लेजी एंड लिथार्जिक। ठीक है जी, ये भी है। द एम्प्लॉइज में बिकम लेजी एंड लिथार्जिक, LETHARGIC, लिथार्जिक। द एम्प्लॉय में बिकम लेजी एंड लिथार्जिक, LETHARGIC, लिथार्जिक। अच्छा, ये भी एक कहानी हो सकती है। और क्या कहानी होगी बताओ? और क्या कहानी हो सकती है? और आपको क्या लगता है क्या होगी इसकी डिसएडवांटेज? है मिस यूज ऑफ कंपटीशन की जो स्पिरिट है ना वो खत्म हो जाएगी आपस में। एक दूसरे को हाँ डिमोटिवेशन हो जाता है, एक दूसरे से कंपटीशन की स्पिरिट खत्म हो जाती है। अभी कोई आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, एक नया आदमी आया, एक नए आदमी को भर्ती किया, उसके पास जबरदस्त आइडिया है, वो जबरदस्त तरीके से काम करता है, ऐसे रिपोर्टें बना देता है, सब कुछ सही है, हो गया कंपटीशन दो लोगों में, उसको देख के आप भी बढ़ जाओगे। और यहाँ तो मालूम है अरे ये मरेगा तो मेरे को सीट मिल जाएगी, ये जाएगा तो मुझे मिल जाएगी। तो मतलब जो कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन की स्पिरिट वो खत्म हो जाती है व्हेन वी यूज द इंटरनल मेथड्स। लिखो, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन among the employees will be less. अच्छा, और क्या है? और लिख लो एक, द फ्रेश क्या बोलेंगे इसको, टैलेंट विल नॉट कम इन द कंपनी। टैलेंट, द फ्रेश टैलेंट विल नॉट कम इन द कंपनी। ये भी एक बड़ी बात है, टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे, विल नॉट कम इन द कंपनी। और एक लिमिटेशन बताओ, देयर विल बी अ लिमिटेड चॉइस, देयर विल बी अ लिमिटेड चॉइस टू चूज द कैंडिडेट, देयर विल बी अ लिमिटेड चॉइस टू चूज द कैंडिडेट। ये भी एक बात हो जाएगी, क्योंकि जब आप वो पूरा प्रोसेस करते हो ना रिक्रूटमेंट का, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। इस केस में ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस टू चूज द कैंडिडेट। अब लिखो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। लिखो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, जल्दी से। बोलो, सबसे पहली मेरिट क्या होगी एक्सटर्नल सोर्स की? ये मेरिट है इसकी, मेरिट्स पूछ रहा हूं, वो डीमेरिट में डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन मेरिट्स। सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक बेनिफिट ये होता है कि यू कैन गेट अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन। तो पहले लिखो, चांसेस टू गेट अ क्वालिफाइड पर्सनल, क्वालिफाइड पर्सनल मतलब आपको बहुत पढ़ा लिखा आदमी मिल सकता है ऐसे काम के लिए। चांसेस टू गेट अ क्वालिफाइड पर्सनल। अच्छा, और क्या बताओ मेरिट? मोटिवेशन कहां से? और बताओ इसकी क्या मेरिट होगी? व्हाट विल द मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स? इस बार फ्रेश टैलेंट आएगा। और लिखो, यू विल बी हैविंग अ वाइडर चॉइस टू चूज द राइट कैंडिडेट।
ऊपर और नीचे से यहाँ पर जो ऊपर की डीमेरिट्स है ना, बेसिकली वो इसकी सारी मेरिट्स हो जाएंगी। यू विल बी हैविंग अ वाइडर चॉइस टू चूज द राइट कैंडिडेट। ऊपर वाली सारी डीमेरिट्स इसकी सारी मेरिट्स हो जाएंगी। जितनी भी ऊपर डीमेरिट्स लिखी थी वो सारी इसकी मेरिट्स लिख के छोड़ दो। बोलो, ऊपर वाली सारी डीमेरिट्स इसकी मेरिट हो जाएंगी, फुल स्टॉप। या यू विल गेट फ्रेश टैलेंट इन द कंपनी। नया खून आएगा कंपनी में, नए लोग आएंगे, है जी। एम्प्लॉयज लेजी नहीं होंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा आपस में, है ना। वो सारी डीमेरिट जो है, वो सारी की सारी डीमेरिट जो है वो इसकी क्या हो जाएंगी, मेरिट्स हो जाएंगी। ऑल दोज डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स विल बी द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। ऐसा लिख लो आप। तो आपको एक ही याद करना पड़ेगा, दोनों नहीं। अब आ जाओ डीमेरिट्स। बताओ डीमेरिट्स क्या होंगी। पहले तो सबसे पहले तो आपने बोल दी क्या, वेरी एक्सपेंसिव। लिखो सबसे पहले, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आगे और क्या डीमेरिट हो सकती है। हाँ लिख लो, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट इज वेरी कॉस्टली या वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। कभी कभी तो प्रोसेस खत्म होते होते अच्छे एम्प्लॉय को मिलते तब तक कंपनी का काम खराब हो जाता है ना। आज एक अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत थी, मान लो भी एक अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी ढूंढ रही है। दिवाली से 2 महीने पहले कोई अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा मैनेजर मिल जाए जो दिवाली का पूरा जो है मैनेज कर ले। मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो दिवाली का सामान बनाती है और एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढ रही है, तो ऐसा अच्छा मैनेजर मिले जो इस पूरे को मैनेज कर ले। लेकिन प्रोसेस इतना लंबा है, कि प्रोसेस खत्म होते पता लगा दिवाली निकल गई। जिसको मैनेज करना था वही निकल गया है, ऐसा भी हो जाता है। तो प्रोसेस जो है बहुत बड़ा है, ये इसकी डीमेरिट है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, बहुत लेंथी प्रोसेस है। हाँ काफी लोगों को ट्रेनिंग देनी या और सबसे बड़ी बात ये भी है, लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें कंपनी का बहुत पैसा खर्च होता है। लॉट ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। और कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे जहां से केस स्टडी आती है। हो गया खत्म। और बताओ जी, बस बहुत है, बहुत है। आगे लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। और ये लिखो, ये हम नहीं करवाएंगे, ये हम अपने आप से कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। या मेरी बात सुनो, 4 से 5 डिफरेंस अपने आप से आप लिख सकते हो। भी आपने मेरिट्स पढ़ ली, डीमेरिट्स पढ़ ली, सारा टॉपिक पढ़ लिया, आप लिख सकते हो कम से कम 4 से 5 डिफरेंस। पहला मीनिंग, फिर कॉस्ट, फिर टाइम, फिर टैलेंट, और भी और कुछ डाल देना, ट्रेनिंग। बहुत सारे लिख सकते हो आप। बेस मैंने आपको बता दिए, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप लिख सकते हो आराम से 5 डिफरेंस। जगह छोड़ दो और यहाँ पे लिख लेना 5 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब सुनो, एक छोटा सा टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और एक केस स्टडी जो हम कल करेंगे। ठीक है जी, उसको हम कल आगे खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। चलो।